नमस्कार। 22 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है प्रयोगवादी कवि अज्ञेय। मित्रों, अज्ञेय का पूरा नाम जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है और छायावाद के प्रतिक्रिया स्वरूप जो हिंदी कविता जन्म लेती है उसमें प्रयोगवाद और नई कविता महत्वपूर्ण है और इन दोनों कविताओं में बड़े आदर के साथ अज्ञेय जी का नाम लिया जाता है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का जन्म कुशीनगर, देवरिया जिला, उत्तर प्रदेश में 1911 को हुआ था। हम उनकी तस्वीर देख सकते हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय एक कहानीकार के रूप में, एक कवि के रूप में और यात्रा वर्णन के रूप में, संपादक के रूप में उन्होंने अपना योगदान दिया है। उनके प्रसिद्ध उपन्यास शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी हैं। तो उनकी कहानी संग्रह विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदौल, ये तेरे प्रतिरूप आदि हैं। निबंध संग्रह है त्रिशंकु, आत्मनेपद। यात्रा वर्णन की बात करें तो अरे यायावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली। तार सप्तक, प्रथम सप्तक के रूप में नहीं, फिर दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक और रूपांबरा आदि का संपादन उन्होंने बड़ी कुशलता के साथ किया है। यहाँ प्रयोगवादी कवि के रूप में जब हम अज्ञेय की बात करते हैं तो उनके मुख्य संग्रहों को आप देख सकते हैं। कविता संग्रह में भग्नदूत, चिंता, इतल्यम, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए ये, अरि ओ करुणा प्रभा में। शुरुआत आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, सागर मुद्रा, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, आज उनके कविता संग्रह हैं। तो मित्रों, ये हुई उनकी सामान्य तौर पर रचनाओं की बात। यहाँ पर जो प्रयोगवादी शब्द का प्रयोग हुआ है तो उसकी पूर्व भूमिका के रूप में अगर हम चर्चा करें तो प्रयोगवाद से पहले प्रगतिवाद और प्रगतिवाद से पहले छायावाद की थोड़ी सी बात करना आवश्यक समझता हूँ। वैसे जितनी सरलता से यह कह दिया जाता है कि छायावाद और प्रगतिवाद के बाद प्रयोगवाद आया, वो इतनी सरल बात नहीं है। वास्तव में जब छायावाद था तब भी प्रगतिवाद के कुछ न कुछ बीज उसमें रहे। जब प्रयोगवाद आता है तो प्रयोगवाद के बीज भी कहीं न कहीं प्रगतिवाद में रहे। यानी ये वाद जो है एक दूसरे से जुड़े हुए रहे हैं। छायावाद की बात करें तो छायावाद के जो 4 आधार स्तंभ माने जाते हैं, प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा। तो इसमें छायावाद की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसके लिए हम देख सकते हैं नवीन कल्पना बोध, और इसमें रोमांटिसिज्म का प्रभाव देखा जाता है। जूही की कली एक प्रसिद्ध कविता है निराला जी की, और उसमें आता है नायक ने चूमे कपोल, डोल उठी वल्लरी की लड़ जैसे हिंडोल, इस पर भी जागी नहीं, चूक क्षमा मांगी नहीं। और फिर कोमल सुकुमार देह सारी झकझोर डाली। ये जो बात आती है, ऐसी कल्पना पहले नहीं थी। और ये पश्चिम का जो रोमांटिक प्रभाव है वो छायावाद पर पड़ा। प्रकृति के सुंदर अभिव्यक्ति उसकी दूसरी विशेषता मानी जाती है। छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। मानवीकरण भी इसमें सुंदर रूप से हुआ है, जैसे कि निराला की कविता मेघमय आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परी सी। दूसरी बात जो आती है स्वानुभूति की प्रबलता, वैयक्तिकता की बात जो आती है,
मैं नीर भरी दुख की बदली, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। और छायावाद की जो अन्य विशेषताएं हैं, जिसमें रहस्यवादिता, आध्यात्मिकता और नूतन वर्णन पद्धति, जिसमें शब्द विधान, छंद विधान और अलंकार विधान की बात की जाती है, ये एक सामान्य विशेषता के तौर में लिया गया है। छायावाद के बाद प्रगतिवाद आता है। प्रगतिवाद में समष्टिवादिता, यथार्थ के प्रति आग्रह, अभिव्यक्ति की सरलता, सामान्य विषयों घटनाओं को स्थान, ये सारी बातें इसमें आती हैं। हम देख सकते हैं कि 1936 में प्रेमचंद जी का निधन होता है और उनकी अंतिम कहानी कफन और उपन्यास गोदान में जो सामान्य जन को वो पहली बार अपनी अभिव्यक्ति देते हैं। तो कविता के क्षेत्र में भी यही बात आती है। प्रगतिवादी जो कवि हैं, जैसे कि रामधारी सिंह दिनकर आदि, जब वे कहते हैं स्वानों को मिलता दूध भात, भूखे बच्चे अकुलाते हैं, माँ की छाती से चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं, या जब निराला कहते हैं वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को अपनी भूख मिटाने को वाहता। या उनकी कविता आती है, वह तोड़ती पत्थर उसे देखा मैंने इलाहाबाद के पथ पर। तो ये कविताएं जो हैं प्रगतिवादी कविताएं हैं और मार्क्सवाद या साम्यवाद से जुड़ी हुई कविताएं हैं। ठीक इसी समय में ये प्रयोगवाद भी आता है। प्रयोगवाद के लिए अज्ञे ने एक अपना वक्तव्य दिया था और उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा था कि पहले के कवि, यानी वो चाहे भक्ति काल के कवि रहे हों या रीति काल के रहे हों या आदि काल के रहे हों, पहले के कवि भी प्रयोगशील थे और वे अपने ढंग से नित्य प्रयोग करते थे। कबीर भी अपने समय के एक प्रयोगशील कवि थे, तुलसी भी अपने समय के एक प्रयोगशील कवि थे। ये समय की मांग रहती है कि किस ढंग से और कौन सी चीज का प्रयोग किया जाए। तो प्रयोग के ऐसे अछूते जो क्षेत्र थे उनमें अन्वेषण किया जाए। अज्ञे की मूल बात यही थी कि प्रयोग तो होता ही रहा है, लेकिन कुछ ऐसे अछूते क्षेत्र हैं जिनको अभी तक छुआ नहीं गया है, उन क्षेत्रों में प्रयोग किया जाए। तो प्रयोग की बात अज्ञे लेकर के आते हैं, इसलिए उन्हें प्रयोगवादी कवि घोषित कर दिया गया। लेकिन कहाँ तक वे प्रयोगवादी हैं अथवा प्रयोगवादी होना स्वीकार करते हैं या नहीं, यह एक अलग बात है। फिर इसके बावजूद भी उन्हें प्रयोगवादी कवि तो कहा ही गया। प्रयोगवादी की जो कविता है उसमें सप्तक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। सप्तक की बात करें तो अंग्रेजी साहित्य में, खास करके अमेरिकन साहित्य में, वहाँ एक परंपरा रही है कि जब कोई नया कवि किसी वाद के साथ जुड़ता है तब उन नए कवियों की एक गुट होता है, उनकी एक 5-7 कवि मिल करके वहाँ पर पहले कवि सम्मेलन करते, बाद में उन रचनाओं को प्रकाशित करते थे। तो एक वहाँ पर एक परंपरा देखने को मिलती है। तो अपने यहाँ जो भारतीय साहित्य में देखें तो ऐसा पहली बार प्रयोग अज्ञे करते हैं और 7 कवियों को लेकर के करते हैं। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि सप्तक की जो बात है वो पश्चिमी वाद से, पश्चिमी प्रभाव से उसका संबंध है। उसका प्रेरणा सूत्र देखने के लिए हम देखें तो पश्चिम में जॉर्जियन पोएट्री के 3 संकलन प्रकाशित हुए लगभग 1915 में। इनमें भी एक कवि होते थे और इनके 5-7 कवियों को मिल करके जो रचनाएं होती थी प्रकाशित करते थे। दूसरी बात आती है में इमेजिस्ट कवियों के 3 संकलन प्रकाशित हुए और फिर न्यू सिग्नेचर 1932 और अमेरिकन प्रयोगवादी रचनाओं का संकलन स्पीयर हेड यानी भाले की नोक आदि का प्रकाशन हुआ। तो ये जो 3 संकलन, 3 बातें आई इसमें, तो ये रचनाएं कवि अज्ञे ने पढ़ी होंगी और उन पर सीधा प्रभाव पड़ा होगा। ऐसी बात भोला भाई पटेल अपने निबंध अज्ञे एक अध्ययन में भी स्वीकार करते हैं। तो सप्तक का संबंध पाश्चात्य ये
व्यवस्था से भी रहा है, ऐसा कहा जा सकता है। पहले सप्तक, दूसरा सप्तक और तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक निकलता रहा, तो जो पहला सप्तक उसको हम तार सप्तक के रूप में पहचानते हैं। उन तार सप्तक में 7 कवि थे और 7 कवि किसी एक स्कूल के नहीं थे, वे किसी एक मंजिल पर पहुंचे हुए नहीं थे, उन्हें दिशा नहीं मिली थी। एक तरह से कहा जाए तो वे अपनी दिशा की शोध कर रहे थे, अन्वेषक थे। यह बात अज्ञे ने तार सप्तक की भूमिका में कही है। आप देख सकते हैं कि ये तार सप्तक की भूमिका पृष्ठ 5 पर वे कहते हैं, वे सब किसी एक स्कूल के नहीं हैं, किसी एक मंजिल पर पहुंचे नहीं हैं, अभी राही हैं, राही नहीं राहों के अन्वेषी। जैसा कि पहले मैंने कहा कि एक वक्तव्य में अज्ञे जी ने कहा था कि कवि तो अन्वेषक होता है, प्रयोगशील होता है। ये जो प्रयोगवादी कवि हैं किसी एक गुट के नहीं हैं, किसी एक स्कूल के बच्चे नहीं हैं। महत्वपूर्ण विषयों पर उनकी राय भी अलग अलग है, इसके बावजूद वे राही हैं, राहों के अन्वेषक हैं। तो राहों के अन्वेषक में आप देखें तो ये इनकी किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर इन चर्चा करते हैं तो उनकी राय अलग अलग है। कविता की भाषा हो, काव्य सौष्ठव की बात हो या अभिव्यक्ति की बात किया जाए, तो ये महत्वपूर्ण कवि जितने थे इनकी राय सब अलग अलग थी। इसके बावजूद संकलन का प्रकाशन होता है। इसकी परंपरा में दूसरा सप्तक आता है। दूसरे सप्तक में कहते हैं, प्रयोग का कोई वाद नहीं है, हम वादी नहीं रहे हैं, ना हैं ही, ना प्रयोग अपने आप में इष्ट या साध्य है। ठीक इसी तरह कविता का भी कोई वाद नहीं है, कविता भी अपने आप में इष्ट या साध्य नहीं है। अतः हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। पहली सप्तक तार सप्तक की भूमिका की जो बात किया था, उसके बाद हिंदी साहित्य में जो प्रतिक्रिया हुई उसके कारण अज्ञे जी को प्रयोगवादी कवि कहा गया। और अज्ञे जी को जब प्रयोगवादी कवि कहा गया, जैसा कि पहले कहा गया, उन्होंने एक वक्तव्य में जो कही थी बात कि वे हर एक समय के कवि प्रयोगशील होते हैं और जो क्षेत्र छूते हैं उनमें प्रयोग करना चाहिए। इस बात को लेकर के प्रयोगवादी कवि घोषित कर दिया गया। लेकिन दूसरे सप्तक की इस भूमिका से स्पष्ट हो जाता है कि प्रयोगवादी के रूप में अज्ञे संतुष्ट नहीं है। वे स्वयं को अज्ञे प्रयोगवादी कहना उतना ही गलत या सही मानते हैं जितना उन्हें कवितावादी कहा जाए, क्योंकि वे मानते हैं कि प्रयोग एक ऐसी विचारधारा है, एक ऐसी व्यवस्था है जो हर एक समय में होती रही है, इसलिए प्रयोगवादी का लेबल उन पर लगाना उचित नहीं है। इसी परंपरा में तीसरा सप्तक निकलता है और तीसरे सप्तक की भूमिका में भी वो ये बात स्वीकार करते हैं, नया कवि नई वस्तु को ग्रहण और प्रेषित करता हुआ शिल्प के प्रति कभी उदासीन नहीं रहा, क्योंकि उसे प्रेषण से काटकर अलग नहीं किया जा सकता। इसका मतलब यह होता है कि कवि प्रेषण से नहीं कटना चाहता, अभिव्यक्ति से नहीं कटना चाहता। तो ये तीनों सप्तकों के इसके बाद चौथा सप्तक भी निकला, लेकिन इस दौरान एक जो नई बात सामने आती है वो कि पहला तार सप्तक और दूसरे सप्तक के बाद कवि अज्ञे प्रयोगवादी के रूप में अपनी बात जो रखते हैं, उसके समानांतर एक नई कविता धारा विकसित होती है न्यू पोइट्री के रूप में। जगदीश गुप्त और अज्ञे जी का इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। डॉक्टर नामवर सिंह का ऐसा मानना है कि 1953 या 54 के आसपास जो नई न्यू पोइट्री आती है, उसके पहले यानी 1943 में से लेकर और 54 तक 54 तक जो कविता धारा आई है वो निश्चित तौर पर प्रयोगवादी तो है, लेकिन इसके पहले भी यानी सन 43 के पहले भी कहीं न कहीं कविता अपना रूप बना रही थी और वह भी प्रयोगवादी कविता थी। यानी प्रयोगवाद में ही नई कविता के बीज छिपे हुए देखने को मिलते हैं। ऐसा डॉक्टर नामवर सिंह जी और डॉक्टर शिव कुमार मिश्र भी मानते हैं। सामान्य तौर पर विद्वानों का मानना है कि सन 40 से लेकर सन 60 के बीच में लिखी गई कविता प्रयोगवादी कविता है। इसके बावजूद इसमें मतैक्य नहीं है कि यह बात
सभी विद्वान मान लें। हालांकि प्रयोगवादी कविता सन 60 के बाद भी चलती रही। नई कविता के रूप में उसने अपना योगदान दिया। नई कविता की बात यहाँ नहीं की जा रही है, प्रयोगवादी कविता की बात करते हैं। तो देखते हैं कि प्रयोगवादी कविता पर किन का प्रभाव है। प्रयोगवादी कविता पर सबसे पहले हम मार्क्सवादी प्रभाव देखने को देखते हैं। यहाँ पर एक बात और भी स्पष्ट कर दी जाए कि प्रयोगवाद से पहले प्रगतिवाद में भी मार्क्सवादी प्रभाव देखा जा रहा था, जैसा कि निराला की कविताओं में और प्रगतिवादी कवि दिनकर की कविताओं में, और यहाँ पर भी यह बात देखने को मिलती है। मार्क्सवाद अपने पूर्व रूप का निषेध किए बिना किसी भी क्षेत्र में विकास संभव नहीं है, ऐसा मानता है, यानी अपने से पूर्व रूप का निषेध करना। और हम देखते हैं कि छायावाद के प्रतिक्रिया स्वरूप प्रयोगवाद का जन्म होता है। डॉक्टर नगेंद्र ने अपने इतिहास में ये स्पष्ट कहा है कि पूर्व रूप का निषेध यानी छायावाद के निषेध और प्रतिक्रिया स्वरूप ही प्रयोगवाद का जन्म हुआ है। प्रयोगवाद के लिए दूसरी बात यह भी है कि मार्क्सवादी दर्शन समाजवादी व्यवस्था की मांग करता है, और हम देखते हैं कि प्रयोगवादी कवि इसमें भी विश्वास करते हैं। मार्क्सवाद के अलावा इस पर फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद का भी प्रभाव देखा जाता है। फ्रायड ने अपने ईड, ईगो और सुपर ईगो के द्वारा कहा था कि साहित्यकार और या कलाकार अपनी लिबिडो शक्ति का उदात्तीकरण करके अभिव्यक्ति देता है। अर्थात अगर कलाकार अपनी काम शक्ति, काम भावना का सही दिशा में मोड़ देता है, अपनी लिबिडो शक्ति का सही प्रयोग करता है, तो उसका काव्य उदात्त हो जाता है। अन्यथा वो कहीं न कहीं घर्षण होकर के कहीं अलग विस्फोट होता है और फिर समाज के लिए नुकसान भी करता है। इसी बात को अज्ञे जी ने कहा, आधुनिक युग का साधारण व्यक्ति यौन वर्जनाओं का पुंज है। अज्ञे जी का स्पष्ट मानना था कि कवि कहना तो बहुत कुछ चाहता है, लेकिन उस पर नैतिकता हावी रहती है, समाज हावी रहता है, इसलिए जो कहना चाहता है वो कह नहीं पाता है। छायावादी कवि की कुछ रचनाएं आप देखें तो उसमें भी स्पष्ट बात हो जाती है कि वो कहना तो चाहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं उन पर पुराने संस्कार या नैतिकता की बात है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। इसके कारण जो कहना चाहते हैं कह नहीं पाते हैं। लेकिन प्रयोगवादी कवि स्पष्ट कहते हैं। नई कविता और अकविता के में देखें तो बिल्कुल ही ये बात स्पष्ट हो जाती है कि छायावाद, प्रगतिवाद या इससे भी पहले आप जाइए भारतेंदु युग में जो बातें अनिष्ट मानी जाती थी, अमंगल मानी जाती थी, या जो समाज विरोधी मानी जाती थी, अनैतिक मानी जाती थी, ऐसे बिंदुओं पर चर्चा कभी नहीं की जाती थी। प्रयोगवादी कवि और उसके बाद के कवियों ने अपने अपने ढंग से की है। आगे हम देखें तो अज्ञे की काव्य सौष्ठव की चर्चा करें तो इसमें सबसे पहले बात आती है नूतन सौंदर्य बोध की। नूतन सौंदर्य बोध में कुछ उदाहरण यहाँ पर रखने का प्रयास किया गया है। पहला उदाहरण है, अगर मैं तुमको लजाती सांझ के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता, या शरद के भोर की निहार निहाई हुई टटकी कली चंपे की वगैरह, तो नहीं कारण है कि मेरा हृदय उथला है या कि मेरा प्यार मैला है, बल्कि केवल यही ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों से कर गए हैं कूच। आप देखें तो निराला की कविता मेघमय आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी परीसी, ये जो उदाहरण दिया गया था, या अधरों में राग अमंद पिए, तो उससे और अगर मैं तुमको लजाती सांझ की अकेली, स्पष्ट हो जाएगा कि छायावाद से जो अलग धारा है प्रयोगवादी किस तरह से अलग है। अगर मैं तुमको लजाती सांझ की नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता, यानी अभी तक तो कही जाती थी ये बात, यानी नारी को सिर्फ सौंदर्य की दृष्टि से देखा जाता था, सुकुमारता की दृष्टि से देखा जाता था, लेकिन अब क्या है, अब अगर है तो अंतिम पंक्ति की ये उपमान मैले हो गए, यानी अभी तक जो उपमाएं दी जाती थी वो वास्तव में सत्य से बहुत दूर थी, और नारी को केवल नारी के रूप में देखने का प्रयास नहीं होता था, उस पर कहीं न कहीं जो मुलम्मा लगाया जाता था, कहीं न कहीं उसे खुश करने की बात थी, जैसे कि उसके मुख को चंद्रमा की तरह माना जाता था। लेकिन आधुनिक नारी जब यह समझ गई कि चंद्रमा में वास्तव में उसका अपना खुद का प्रकाश नहीं है,
तो ये उपमान मैले हो गए हैं और देवता इन प्रतीकों से कर गए हैं कूच। तो आगे ये बात जब कहते हैं तो निश्चित तौर पर छायावाद के प्रतिक्रिया स्वरूप कहते हैं, और ये बात अन्य कवियों ने भी अपने अपने ढंग से कही है। प्रणयानुभूति की बात करें तो कवि अज्ञे बहुत कुछ एक तरह से विद्रोहात्मक रूप में दिखाई देते हैं। छायावाद में प्रणय में एक रहस्य का आवरण पड़ा हुआ था, और उस रहस्य के आवरण पर से पर्दा हटाने के लिए प्रयोगवादी कवियों ने उसमें मुक्तिबोध भी आ जाते हैं, अज्ञे भी आते हैं, रामविलास शर्मा भी आते हैं। इन कवियों ने अपने अपने ढंग से प्रयोग किए हैं। पहले जो बात कही गई कि यौन वर्जनाओं का पुंज है आज का साधारण आदमी, ऐसा अज्ञे ने कहा, यानी वो कहना तो बहुत कुछ चाहता है, उसके पास अभिव्यक्ति के लिए क्षमता भी है, लेकिन उस पर हावी है कहीं न कहीं वो परंपराएं, वो मान्यताएं, वो रूढ़ियां जो उसे रोकती हैं। नैतिकता की बात उस पर हावी रहती है कि ऐसा कहेंगे तो समाज हमें क्या कहेगा, और समाज के डर से वो जो कहना चाहता वो भी नहीं कह पाता है। तो यह बात अज्ञे अपनी कविता में कहते हैं, देख सकते हैं। तुम्हारी देह मुझको कनक चंपे की कली है, दूर ही से स्मरण में भी गंध देती है। तुम्हारी देह मुझको कनक चंपे की कली है, दूर से ही स्मरण में भी गंध देती है। अब उनकी कविता, प्रसाद की कविता हमने नीचे रखी है। अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली। ये बात जो आती है, या दूसरी कविता जो आती है प्रणयानुभूति की, हाय तुम्हारी नैसर्गिकता, मानो नियत निराला है, वह तो अपने ही से अपना प्रणय छिपाने वाला है। यह बात खुल करके कहते हैं, और जबकि छायावादी कवि उस पर आवरण डालते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य, स्पष्टता करने की बात यही है कि जो बात अज्ञे तुम्हारी देह मुझको कनक चंपे की कली है में कहते हैं, वो स्पष्ट है। या सो रहा झोंप अंधियाला नदी की जांघ पर, आप देखिए कि प्रयोगवाद से पहले इस तरह की उपमाएं नहीं दी गई कि नदी की जांघ पर अंधियारा सो रहा है। ये कवि अज्ञे हैं जो इस तरह, हालांकि उस पर काफी विवाद भी हुए कि क्या इस तरह की उपमाएं दी जाती हैं कि नहीं, उस समय काफी चर्चाएं हुई थी, लेकिन जो प्रयोग हो रहा था वो प्रयोग ही था, वो है या नहीं वो बाद के लोगों ने तय किया। तो प्रयोगवादी कवि अज्ञे ने जब कहा कि तुम्हारी देह मुझको कनक चंपे की कली है, वह दूर से भी स्मरण में मुझे गंध देती है, तो ये सिर्फ बिंब के रूप में या प्रतीक के रूप में नहीं आई, यह उसकी प्रणय की अनुभूति थी। कवि किस तरह से महसूस करता है, और यह बात नहीं कि यह पहले के कवियों ने महसूस नहीं किया, पहले के कवियों ने भी महसूस किया, किंतु उन पर नैतिकता हावी थी। और ये अति यथार्थवाद और जो प्रतीकवाद आया, बिंबवाद आया, उनमें ये बात स्पष्ट थी कि मनुष्य के पास, उसके पास पहले का कुछ भी नहीं है, यानी वर्जनात्मक जो जिसे कहते हैं, जिस पर रूढ़ियां हावी थीं, ऐसा उसके पास अब कुछ भी नहीं है, और नैतिकता का कोई मूल्य नहीं है। नैतिकता के नाम पर जो समाज में हो रहा है, उससे हट करके ये नए कवि, यानी नई कविता के कवि हों या अकविता के हों या प्रयोगवादी कवि, ये अपनी बात कहते थे। इसीलिए अज्ञे के लिए नदी की जांघ कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसे अनैतिक मान करके आज भी छोड़ दिया जाए। इसीलिए वो कहते हैं कि सो रहा झोंप अंधियाला नदी की जांघ पर। एक और उदाहरण हम देख सकते हैं प्रणयानुभूति के क्षेत्र में। वे रोगी होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कटु प्याला है, वे रोगी होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कटु प्याला है, वे मुर्दे होंगे प्रेम जिन्हें सम्मोहनकारी हाला है। मैंने विदग्ध हो जान लिया, अंतिम रहस्य पहचान लिया, मैंने आहुति बनकर देखा है, यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। फिर उनकी दूसरा उदाहरण है, आह मेरा श्वास है उत्तप्त, धमनियों में उमड़ आई है लहू की धार, प्यार है अभिशप्त तुम कहाँ हो नारी। प्रसाद की पंक्ति को जानबूझ के यहाँ रखा गया है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नकबक्तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो अवनी और अंबर तल में। आप देखिए कि प्रसाद के यहाँ जो नारी है वो श्रद्धा रूपेण है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नकबक्तल में
पीयूष स्रोत सी बहा करो, अमृत रूप में बहा करो अवन और अंबर तल में। लेकिन जब प्रयोगवादी कवि प्रयोग करता है तो वो कहता आह मेरा श्वास है उत्तप्त, धमनियों में उमड़ आई है लहू की धार। तो निश्चित है ये धार जो उमड़ आई है ये कोई ऐसी धार नहीं है कि जिसके कुछ क्षणों में मिट जाए। ये वास्तविकता की धार है कि जब कोई स्त्री या कोई पुरुष या कोई स्त्री प्रेम करते हैं तो उसमें इस तरह की बात नहीं होती है। वह उसकी धमनियों में जो खून की बात है, गर्माहट जो आती है, वो प्रेम की जो बात होती है, तो वो बात कवि ने उत्तप्त शब्द से व्यक्त कर दिया है। यानी कवि ने कहीं भी कुछ भी छुपाने की बात नहीं की है, जैसा कि मुलम्मा लगाकर या आवरण लगाकर के पहले पूर्ववर्ती कवि करते आए हैं। तो प्रणय अनुभूति की बात जब करते हैं तो मैंने आहुति बनकर देखा है, प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। आप देखिए कि नैतिकता की भी बात जो पहले करते थे वो किस तरह से यहाँ पर गलत साबित हो जाती है कि प्रेम कोई गलत चीज नहीं है, वो यज्ञ की ज्वाला है। वे रोगी होंगे प्रेम जिन्हें सम्मोहनकारी हाला है। वो कहीं न कहीं मानसिक रोगी होंगे जो कहते होंगे कि प्रेम नहीं करना चाहिए। अज्ञे ने एक तरह से अपनी बात कहने के लिए वकील के रूप में भी अपनी वकालत की है, अपनी यानी प्रयोगवाद की वकालत की है। और वो कहते हैं कि मैंने आहुति बनकर स्वयं इसमें डूबा हूँ, स्वयं मैंने आहुति। अज्ञे का जो कवि कहता है कि प्रेम यज्ञ की ज्वाला, ये कोई गलत चीज नहीं है कि आज से पहले के कवि जो कहते आए कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो प्रयोगवादी कवि अपने ढंग से जब प्रयोग करते हैं तो निश्चित तौर पर वे अपनी बात रखते हैं और पूरे प्रमाण के साथ रखते हैं। दूसरी बात इसमें आती, तुम्हारी देह मुझको, जो पहले कहा जा चुका है, तुम्हारी देह मुझको कनक चंपे की कली है, दूर से ही स्मरण में भी गंध देती है। तो दूर से स्मरण में गंध देने की बात जो आती है ये भी प्रेम के प्रणय के क्षेत्र में ही आती है। पहले के कवि मिलते हैं और वो मिलन कहीं न कहीं सामाजिक, जैसे कि बिहारी की कविताओं में लें, भरे भवन में करत है नैनन ही से बात। तो भरे भवन में कर रहे हैं लेकिन उनको डर है कि कहीं बुजुर्ग बैठे हुए हैं, सुन न लें, समाज के लोग क्या कहेंगे। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही। वो बहुत कुछ कहना चाहते हैं, उनके पास कहने के लिए, बोलने के लिए शब्द हैं, लेकिन भरे भवन में उनकी मजबूरी है कि पिता बैठे हुए, भाई बैठे हुए, बहन बैठी हुई, माँ बैठी हुई, समाज बैठा हुआ है, और फिर आंखों ही आंखों में सारा इशारा होता है और सारी बात इस तरह होती है। लेकिन प्रयोगवादी का भी इतना पुराना नहीं है, वो नवीनता भरता है और वो कहता है कि प्रेम कोई गलत चीज नहीं, वो आहुति बनकर देखा है, प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। आगे देखें तो आह मेरा श्वास है उत्तप्त, पा न सकने पर, आह मेरा श्वास है उत्तप्त, धमनियों में उमड़ आई है लहू की धार, प्यार है अभिशप्त तुम कहाँ हो नारी। प्रणय अनुभूति की बात है। खग युगल करो संपन्न प्रणय, क्षण के जीवन में हो तन्मय, हो अखिल अवन ही निर्भीत निलय, हाय तुम्हारी नैसर्गिकता मानो नियत निराला है, वह तो अपनी ही से अपना प्रणय छिपाने वाला है। खग युगल यानी एक दृष्टांत दिया हुआ है कि पशु पक्षी भी इतना छिप करके कुछ नहीं कर जितना मनुष्य, और मनुष्य अपने आप में बहुत बहुत छिपा लेता है। जो वो जितना दिखता है वो वास्तव में उससे कहीं ज्यादा वो अंदर अपने भीतर छिपाए रहता है। इसीलिए वो अपनों से भी झूठ बोलता है। उसके पास यह दमखम ही नहीं होता है, उसके पास एक क्षमता ही नहीं होती है वो जिसे प्रेम करता है वो कह सके कि हाँ मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। इसीलिए हाय तुम्हारी नैसर्गिकता मानो नियत निराला है, वह तो अपने ही से अपना प्रेम छिपाने वाला, अपना प्रणय छिपाने वाला है। और ये देखिए कि जो रीतिवादी कवि हैं या उसके बाद के लीजिए भारतेंदु से लेकर के द्विवेदी युग में भी आती हैं। आप जैसा कि जानते हैं कि जूही की कली में इस तरह का कोई प्रेम नहीं था, उसके बावजूद भी उसे वापस लौटा दी जाती है, नहीं छपती है। फिर तो ये जो बात है प्रयोगवादी कवि स्पष्ट रूप से कहता है कि ये मनुष्य की ऐसी भावना रहती है कि कोई मेरे बारे में जाने ना, कोई अगर जान लेगा समाज क्या कहेगा, तो समाज से बचने के लिए उस तरह की बात करता है। पा न सकने पर
पा न सकने पर तुझे संसार सूना हो गया है, विरह के आघात से प्रिय, विरह के आघात से प्रिय प्यार दूना हो गया है। यानी प्रिय अगर न मिले और ऐसी स्थिति में प्यार दूना होना, आघात सह करके, ये बात जो प्रयोगवादी कवि अज्ञे कहते हैं तो निश्चित तौर पर ये अनुभूति के स्तर पर कहते हैं। पा न सकने पर तुझे, यानी ये जरूरी नहीं है कि प्रेम हो और हर बार प्रेम सफल ही हो और सब कुछ उसे मिल ही जाए। असफल प्रेम की बात है कि असफलता में कहीं ऐसा नहीं कि कुंठा और निराशा और हताशा और फिर इसके बाद ऐसा कुछ कर गुजरने की समाज में उपहास हो। बिल्कुल ये सकारात्मक प्रेम है कि पा न सकने पर तुझे ये प्यार दूना हो गया है। अर्थात जो आज तक प्रेम था वो न मिलने के बावजूद भी, उसे हासिल न होने के बावजूद भी वो दुगना हो रहा है, उसमें कहीं भी ओट नहीं आई, कहीं भी कमी नहीं आई है। प्रयोगवादी कवि में जो हताशा आती है, निराशा आती है, कुंठा आती है या कहीं मृत्यु या भय की जो बात आती है तो निश्चित तौर पर ये कवि पाश्चात्य से प्रभावित रहे हैं और पाश्चात्य में यह बात अति यथार्थवाद में और बिंबवाद में, प्रतीकवाद में भी आती है। अति यथार्थवाद ये मानता है कि कविता में जटिलता तो होनी ही चाहिए, अगर सब कुछ सरल होगा तो पाठक को पसंद नहीं आएगी या पाठक के समक्ष उसकी चर्चा नहीं हो पाएगी। तो कविता में जो जटिलता की बात आती है तो वहाँ पर भी देखिए कि है, और यहाँ मुक्ति बोध जिसे जटिल संवेदना का कवि कहा गया है तो उनकी भी कविताओं में, अज्ञे की कविताओं में भी जटिलता आती है। प्रणय अनुभूति के बाद प्रयोगवाद की जो एक दो और भी विशेषताएं होती हैं, जिजीविषा की बात हम करें। प्रयोगवादी कवि अज्ञे, प्रयोगवादी कवि इसलिए कहता हूँ कि लाख कहने के बावजूद कि प्रयोगवादी शब्द उतना ही कवितावादी शब्द के समकक्ष है अगर कोई कहता है तो, लेकिन बाद के और उनके साथ के जितने कवि आलोचक थे प्रयोगवादी कह दिया है। और चूंकि आज का विषय ही प्रयोगवादी कवि अज्ञ है इसलिए हम प्रयोगवादी कवि ही कहेंगे। हम निहारते रूप कांच के पीछे हाँफ रही है मछली, रूप तृषा भी और कांच के पीछे है जिजीविषा। प्रयोगवादी कविता में जिजीविषा की भावना महत्वपूर्ण है। जिजीविषा की भावना जीने की इच्छा, उत्कट इच्छा। कहीं ऐसी बात नहीं है कि ये संसार नश्वर है, कहीं ऐसी बात नहीं है कि जीवन खत्म हो चुका है। जीवन को पाने के लिए किसी भी एन केन प्रकरण, किसी भी तरह उसे हासिल करने के लिए ये कवि यानी कि प्रयोगवादी कवि विश्वास रखते हैं। आप देखिए कि कांच के बर्तन में, पारदर्शक कांच के बर्तन में मछली जो घूमती है उसमें जो तड़पन होती है उसको देख करके कवि को लगता है कि ये मछली भी अपनी आज़ादी चाहती है। तो मूल रूप में क्या है कि ये वही बात है जो अति यथार्थवाद और वास्तविकतावाद में आती है या प्रतीकवाद में आती है कि छोटे से छोटा प्राणी भी, जो चीज़ अभी तक नगण्य कहकर छोड़ दी जाती थी, जिसकी कोई अहमियत नहीं होती थी, यानी अस्तित्ववाद के जो दर्शन की बात आती है अस्तित्ववाद में कि मनुष्य नहीं, छोटे से छोटा प्राणी का भी अपना वजूद है, अपना अस्तित्व है। तो ये मछली का भी अपना वजूद है और ये भी जीना चाहती है और इसे जीने का अधिकार है। प्रयोगवादी कवि जो बात कहते हैं 1943 या 54 तक या 60 तक की कविताओं में, ये बात प्रेमचंद कथा साहित्य में अपने शुरुआत कर चुके थे 1930 और से 36 के बीच में। हम निहारते रूप कांच के पीछे, क्योंकि हमें हमारी आंखें ऐसा सब कुछ देखने की आदी हो चुकी जो अच्छी लगती हैं। हमारा मनस ऐसा सब कुछ सुनने के लिए, ऐसा कुछ सब कुछ पाने के लिए आदी है जो सरल लगता है, जो अच्छा लगता है। लेकिन हम यह बात नहीं स्वीकार करते कि उस मछली की व्यथा क्या है। त्रिलोचन की एक कविता है और उस कविता में राम और लक्ष्मण का मिथक लिया गया है और उसमें कवि कहते हैं कि लक्ष्मण बहुत ध्यान मग्न होकर के तालाब की ओर देखते हैं और तालाब में एक बगुला जो है ध्यान लगाए हुए एक पैर पर खड़ा हुआ है। लक्ष्मण इस मिथक को कहते हैं कि भैया देखो ये बगुला कितना ध्यान लगा करके आपका भजन कर रहा है, आप यानी ध्यान मग्न, योग मग्न है एकदम। राम कहते हैं कि हाँ ये सच्चाई है कि ये ध्यान मग्न है,
लेकिन इसका ध्यान कहाँ है? मछलियों को निगल जाने में है। यानी मछलियों की जो स्थिति है उसकी बात प्रगतिशील कवि त्रिलोचन अपने ढंग से कहते हैं और प्रयोगवादी कवि अज्ञे अपने ढंग से कहते हैं कि मछलियों को जीने के लिए किस तरह से अपनी जिंदगी से संघर्ष करना पड़ता है। आर्थिक असमानता की बात प्रगतिवादी कवि मुख्य तौर से करते आए हैं और यह बात प्रगतिवादी ही नहीं छायावाद से शुरुआत हो जाती है। जैसा कि चर्चा में कहा कि निराला वह तोड़ती पत्थर की बात करते हैं, भिक्षुक की बात करते हैं। वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, पीठ पेट दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी बरदाने को भूख मिटाने को, वह मुँह फटी पुरानी झोली को फैलाता पथ पर आता। तो ये बात दिनकर भी कहते हैं कि स्वानों को मिलता दूध भात, भूखे बच्चे अकुलाते हैं। और यही परंपरा आप देखिए कि फिर प्रयोगशील कविता में भी है, प्रयोगवादी कविता भी इसी में आती है। अज्ञे लिखते हैं, तुम जो बड़े बड़े गद्दों पर ऊंची दुकानों में उन्हें कोसते हो जो भूखे मरते हैं खानों में, तुम जो रक्त चूस ठठरी को देते हो जलदान, सुनो तुम्हें ललकार रहा है, सुनो घृणा का ज्ञान। ये कविता तो वैसे ही है। आप तीन पंक्तियां जो शुरुआत में कही उसमें और चौथी पंक्ति में सुनो घृणा का गान। महत्वपूर्ण पंक्ति इसलिए बनती है कि मैं गान तो गा रहा हूँ लेकिन तुम्हारी प्रति हमारी नफरत है, घृणा है। यानी ये नागार्जुन में भी देखी जाती है और नागार्जुन में तो बहुत ही व्यापक स्तर पर, और उन्होंने तो खादीधारी और जो उच्च वर्ग है उनको सारे को समेट लिया है। प्रयोगवादी कवि अज्ञे इसको अपने ढंग से कहते हैं कि जो लोग ऊंची ऊंची इमारतों में बैठे हुए हैं, भवनों में बैठे हुए हैं, गरीबों का खून चूस रहे हैं और खून चूस करके उसे इस तरह फेंक देते हैं कि वह इंसान कहीं का नहीं रहता है, तो ये असमानता की बात है। एक के पास इतना बहुत कुछ है कि खा नहीं पाता है और दूसरे के पास कुछ भी नहीं है, भूखों मर जाता है। तो ये स्पष्टता भी प्रयोगवादी कवि करता चलता है। निश्चित तौर पर ये कविता जो निराला और पंत में भी, ताजमहल और इसमें भी आ जाती थी, या परवर्ती कविताओं में निराला की और पंत की कविताओं में देखी जाती है और दिनकर में तो विशेष तौर पर देखी जाती हैं। तो इन कवियों ने उसी श्रृंखला में ये प्रयोगवादी कवि अज्ञे अपनी बात इस तरह से करते हैं। फिर प्रयोगवादी कवियों ने क्षण के महत्व पर विशेष जोर दिया है। यानी व्यक्ति के पास जो कुछ भी है उसका अपना वजूद है और एक क्षण की भी कीमत कम नहीं आकी जा सकती। आने वाले एक क्षण में, वर्तमान एक क्षण में कहाँ से क्या प्रलय हो सकता है उसका अंदाज लगाना बहुत ही कठिन है। और अज्ञे की कविता हिरोशिमा पर जब लिखते हैं, और वो देखिए एक ही क्षण ऐसा था कि उसने पूरी सृष्टि को एक चैलेंज, एक चुनौती दे दिया। हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए बमबारी के कारण आज भी वहाँ की जो जनरेशन है वो काफ़ी विकृत और विकलांग पैदा हो रही है। तो वो एक ऐसा क्षण था। जिंदगी में भी ऐसे कई क्षण आते हैं जहाँ पर हम अहम फैसला लेने के लिए या कुछ अहम कार्य करने के लिए तत्पर होते हैं। तो क्षण का महत्व नहीं, ऐसा जरूरी नहीं कि हमारे पास वर्षों का समय हो, हमारे पास इतना हो उतना हो, लेकिन एक क्षण भी है तो उसे कैसे जिया जाए। यह बात प्रेम के संदर्भ में भी लागू होती है और आर्थिक संदर्भ में भी लागू होती है। तो क्षण की बात करते हुए कवि अज्ञे कहते हैं, क्षण अमोघ है इतना मैंने पहले भी पहचाना है, क्षण अमोघ है इतना मैंने पहले भी पहचाना है, इसलिए सांझ को नश्वरता से नहीं बांधता, इसलिए सांझ को नश्वरता से नहीं बांधता। सामान्य तौर पर हमारा भारतीय दर्शन यह रहा है कि ब्रह्म एक है और संसार नश्वर है। एको अहम द्वितीयो नास्ति अहम सत, और ये बात है कि ब्रह्म एक है और संसार की नश्वरता की बात है। अज्ञे या प्रयोगवादी कवि मानते हैं कि संसार नश्वर है, ये बात ठीक है, लेकिन जब तक जिंदगी है, जब तक जीवन है, उसका एक पल कोई नश्वर नहीं है, उसको जिया जाना चाहिए। और यह बात आप देखिए तो
मार्क्सवादी प्रभाव से हमें लागू दिखाई देती है कि मार्क्स भी यही मानते हैं कि ईश्वर जैसी तो कोई चीज है ही नहीं। अगर ईश्वर होता या था, जिसे निश्चय कहते हैं, तो उसकी मृत्यु हो चुकी है। फिर ये बात तो अलग है, लेकिन क्षण के महत्व को जो प्रयोगवादी मानते हैं, समझते हैं, वो सीधा कहीं न कहीं मार्क्सवादी चेतना से भी जुड़ता है। तो क्षण का महत्व अमोघ है, जिसका हम मोल नहीं चुका सकते हैं, जिसकी हम सामान्य रूप से गणना नहीं कर सकते हैं। और इस क्षण के महत्व को प्रयोगवादी कवि लगभग सभी ने ही और नई कविता के कवियों ने भी स्वीकार किया है। आगे हम प्रतीक की बात करें तो अज्ञे ने अपनी कविता में 2-3 तरह से नए प्रयोग किए हैं। यानी एक परंपरागत जो प्रतीक होते थे उनकी बात, और फिर उसमें कुछ निजी प्रतीक के रूप में। लेकिन परंपरागत प्रतीक को अज्ञे ने ज्यों का त्यों नहीं अपनाया है, उसमें काफ़ी कुछ चेंज परिवर्तन किया है। जैसे कि मान लीजिए कि परंपरागत प्रतीक में कहीं भी कोई पक्षी आता है, क्रौंच की बात करें तो क्रौंच पक्षी की बात एक कि वाल्मीकि ऋषि जो हैं, क्रौंच का मैथुन देख करके और बहेलिया ने जब उसे मार दिया और क्रौंच मर जाता है तो रामायण की सृजन करते हैं वो। तो ये एक परंपरागत प्रतीक था कि बहेलिया द्वारा मारा गया जो क्रौंच है, वो उससे जो उत्पन्न हुई वेदना, और उस वेदना के कारण कवि महाकाव्य लिखता है। एक परंपरागत बात थी, एक मिथक था। लेकिन इस मिथक को अज्ञे ने अपने ढंग से, अब जब क्रौंच बैठा हो तो यह नहीं मान लेना कि चाहिए कि वही पुरानी संवेदना है। यानी क्रौंच की अभिव्यक्ति अज्ञे जी अपने ढंग से करते हैं। कुछ 1-2 प्रतीकों की बात यहाँ पर हम देख सकते हैं स्लाइड में। परंपरागत प्रतीक है। हम नदी के द्वीप हैं, हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोत सुनी बह जाए। हम नदी के द्वीप हैं, हम नहीं कहते कि हमें छोड़कर स्रोत सुनी बह जाए। वह हमें आकार देती है, किंतु हम हैं द्वीप, हम धारा नहीं हैं। हम हैं द्वीप, हम धारा नहीं हैं। दूसरी बात, जैसा मैंने कहा था, क्रौंच बैठा हो कभी वाल्मीकि पर, तो मत समझ वह अनुष्टुप बाँचता है संगिनी के स्मरण के। क्रौंच बैठा हो, ये दोनों बातें, 2-3 उदाहरण देने से यह बात स्पष्ट हो जाएगी कि परंपरागत प्रतीकों को कवि अज्ञे अपने वर्तमान संदर्भों में और प्रयोगवादी संदर्भों में किस तरह प्रयोग करते हैं। तो ये हम नदी के द्वीप हैं, हम नदी के द्वीप हैं, हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोत सुनी बह जाए। वह हमें आकार देती है, किंतु हम हैं द्वीप, हम धारा नहीं हैं। कविता पूरी पढ़ने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि नदी जो है एक विशाल समाज का प्रतीक है और द्वीप जो है व्यक्ति की अस्मिता का प्रतीक है। नदी विशाल है, लेकिन जो व्यक्ति है उसकी अस्मिता भी कम नहीं है। ये अस्तित्ववादी दर्शन का प्रभाव है, जो बात प्रतीक रूप में आगे कहते हैं। नदी विशाल है, नदी की महिमा अखंड है, और नदी में इस तरह अगर देखें तो काफी कुछ समाहित रहता है। यानी जैसे विशाल समाज में सब कुछ समाहित रहता है, लेकिन इससे यह तो नहीं है किसी एक व्यक्ति के अस्तित्व को ही खत्म कर दिया जाए। जैसे कोई चट्टान है और चट्टान वर्षों तक नदी की थपेड़ को झेलता रहता है, और वो एक दिन ऐसा आता है कि उसमें दरार सी पड़ जाती है उसमें, और वो कटता जाता है, और एक दिन ऐसा आता है कि वो चट्टान बिल्कुल खत्म हो जाता है। फिर भी इसके बावजूद वो कट के जो रेती बनती है वो समुद्र में जाकर या एक ऐसे निश्चित स्थान पर जाकर फिर से एक चट्टान का रूप धारण करती है। यह बात मार्क्स ने भी अपने जो वाद प्रतिवाद और संवाद की बात थी, थीसिस एंटीथीसिस और सिंथेसिस की बात में अपने ढंग से वहां पर रखी थी। किंतु उससे प्रभावित जो प्रयोगवादी है वो इस बात को इस कविता में रखते हैं। नदी में रेत बह जाए तो रेत का वजूद क्या रहेगा। यहाँ पर जो नदी और
नदी की बात की गई है, ये विशाल समाज की बात कही गई है और मनुष्य की अहम और अस्तित्व की बात कही गई है। ये दोनों बात स्पष्ट हो जाती हैं कि अगर छोटा सा छोटा प्राणी है तो उसका भी अपना वजूद होता है, अपना अस्तित्व होता है। उस अस्तित्व को टिकाए रखने के लिए उसकी अपनी जिम्मेदारी है। और इसी कारण आप देखिए तो अज्ञे जी पर यह आरोप भी लगा है कि वे अहमवादी रहे हैं। एक दूसरी प्रतीक जो निजी प्रतीक के रूप में हम लेते हैं वो भी देखते हैं। हम निहारते रूप, जिसकी चर्चा पहले भी की जा चुकी है। हम निहारते रूप, कांच के पीछे हाँफ रही है मछली, रूप तृषा भी और कांच के पीछे है जिजीविषा। यहाँ मछली जो है जिजीविषा की प्रतीक है। ये एक नया प्रतीक था। मछली को इससे पहले जिजीविषा का प्रतीक शायद ही किसी ने किया हो। तो जिजीविषा यानी जीने की उत्कट इच्छा मछली के अंदर है और वो संघर्ष करती है, और ऐसा संघर्ष कि शायद पानी के बिना वो एक क्षण भी जी नहीं सकती। इसके बावजूद भी वो कांच की दीवारों के बीच अपने को संघर्ष करता हुआ पाती है। एक परंपरागत प्रतीक में ही हम में जाएं और तो उदाहरण दे सकते हैं, और वो बहुत प्रख्यात प्रचलित उदाहरण है। सांप कविता जो है, सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। एक बात पूछूं, उत्तर दोगे, ये डसना कहाँ से सीखा, ये विष कहाँ से पाया। ये सांप कविता जो है, ये महानगरीय जो सभ्यता है, ये महानगरीय जो धोखाधड़ी है, यह महानगरीय छल है। यहाँ पर यही नहीं मालूम होता कि कौन अपना है कौन पराया है। तो जो सांप जो मनोविज्ञान में या फ्रायड के यहाँ काम का प्रतीक था, उसको परंपरागत रूप से या पुराने प्रचलित रूप से आगे तोड़ करके अपने ढंग से रखते हैं। तो सांप तुम सभ्य हुए नहीं। और इसी के संदर्भ में जो किसी अन्य कवि ने कहा कि आदमी में विष इस कदर से भर गया है कि विषधरों का वंश सारा डर गया है। कल सुनोगे कि आदमी के काटने से रास्ते में सर्प कोई मर गया है। यह स्थिति जब आती है तो सांप को अज्ञे जी ने एक नया प्रतीक दिया। न वो काम का प्रतीक है, न भगवान के किसी रूप का प्रतीक है, जैसा कि पुराणों और मिथकों में है। यहाँ जो सांप है वो महानगरीय असभ्यता, महानगर धोखाधड़ी, महानगरीय छल कपट प्रपंच का प्रतीक बन करके आता है। प्रतीक के बाद कुछ चर्चा बिंब पर किया जाए। हम बिंब की बात जब करते हैं तो छायावादी कवि या प्रतीकवादी कवि जो थे वो किस तरह से बिंब की बात करते थे, लेकिन प्रयोगवादी कवि अपने ढंग से बिंब की बात करता है। एक दो बिंबों की चर्चा यहाँ पर करता हूँ। जैसा कि हिरोशिमा कविता का उल्लेख किया था, एक दिन सहसा सूरज निकला, एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं नगर के चौक, अरे क्षितिज पर नहीं नगर के चौक, धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी मिट्टी से। आप सभी जानते हैं कि महायुद्ध का परिणाम इतना भयानक हुआ जिसके कारण आज भी वहाँ की जनता और वहाँ के लोग भुगत रहे हैं। अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ और इस तरह की अणुबम का प्रयोग किया गया तो दुनिया ही चौपट हो जाएगी। यह बात भी सभी लोग जान चुके हैं। तो जो बिंब आता है यहाँ पर, आप देखिए कि ये आकाश से कोई सूर्य नहीं चमका था, ये फटी मिट्टी से नहीं, जो बम गिरता है, अणुबम गिरता है और पूरी मिट्टी धरती फट जाती है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा खड्डा हो जाता है और उससे जो किरणें निकलती हैं और उससे सब जैसे एक लावा फैल जाता है और चारों तरफ देखिए तो ये आदमी के मृत्यु की बात आती है और लाशें बिछ जाती हैं, तो वो बातें इसमें आती हैं। दूसरा एक प्रतीक है, आंगन के पार द्वार खुले, द्वार के पार आंगन। अब यहाँ देखिए कि आंगन के पार द्वार और आंगन, फिर उसके बाद आंगन। खास करके उत्तर भारतीय जो ग्रामीण समाज में घर की संरचना है उसमें आंगन घर के बीच में होता है और उसके चारों तरफ फिर रूम्स कमरे होते हैं। उसके बाद अगर बड़ा घर है तो आंगन फिर दोबारा होता है, उसके बाद जिसे अहाता कहते हैं, उसके बाद द्वार आता है।
और तो ये द्वार की जो बात आती है तो जीवन जगत के रहस्य की बात किस के द्वारा है, यानी एक आंगन है, आंगन के बाद अहाता वो द्वार है और उसके बाद द्वार, आंगन के पार द्वार, यानी जो ये कड़ी परंपरा जुड़ती जाती है इसमें ये बात शामिल आती है कि जीवन और जगत की जो रहस्य है वो इस आंगन के पास द्वार के द्वारा, यानी द्वार के द्वारा उन्होंने कवि ने किया है। एक दूसरी, मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली सागर के झाग से, मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली सागर के झाग से, रंग गई क्षण भर ढलते सूरज की आग से। तो ये यहाँ संवेदना और विचार का द्वंद्व है। मछली जो है पानी के अंदर, जल के अंदर उछलती है, एक ये बात कि मछली जिंदा रहने के लिए उसके अंदर जो उछल कूद की बात आती है, कहीं स्थिर नहीं रहती है, वो सतत संघर्ष करती रहती है। उछली सागर के झाग से, रंग गई क्षण भर ढलते सूरज की आग से, इसमें संवेदना और विचार का द्वंद्व है। और एक इंद्रिय भ्रातव्य बिंब जिसे हम कह सकते हैं, तुम्हारी देह, जिसकी चर्चा प्रतीक में भी हो चुकी थी और उसमें प्रणयानुभूति में भी हो चुकी है। तुम्हारी देह मुझको कनक चंपे की कली है, दूर ही से स्मरण में भी गंध देती है। तो यहाँ पर इंद्रिय घ्रातव्य दूर से ही, यानी कोई ऐसी बात नहीं है कि योजन गंधा है कि योजन दूर से आते हुए उसके शरीर खुशबू दे रही है, यह बात इस यहाँ पर नहीं है। लेकिन ये जो प्रेम, उत्कट प्रेम है कि सामने आए या ना आए लेकिन उसका स्मरण होते ही वो प्रेम याद हो आता है। तो यहाँ घ्रात्य बिंब की बात कही गई है। कवि अज्ञेय प्रयोगवादी के रूप में, नई कविता के रूप में और बाद की भी कविताओं में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अगर हम देखें शुरुआत से कि 1943 के आसपास तार सप्तक के प्रकाशन से लेकर के और 1954 नई कविता की जहाँ शुरुआत होती है और उसके बाद तक, यानी नई कविता में भी वही बात आती है प्रयोगवादी कविता की। तो हम प्रयोगवाद और नई कविता को अलग करके देखने की जो एक मानसिकता है वो कहीं न कहीं अधूरी या कुछ गलत सी लगती है। हालांकि इसमें भी विवाद हो सकता और काफी विवाद हुए हैं कि नई कविता और प्रयोगवादी कविता अलग अलग है या नहीं। अधिकांश लोग ये मानते हैं कि नई कविता एक तरह से प्रयोगवादी कविता का ही विकास है, क्योंकि आज का विषय प्रयोगवादी कवि के रूप में था। और जैसा कि चर्चा में कहा गया कि कवि अज्ञेय स्वयं नहीं पसंद करते कि उन्हें कोई प्रयोगवादी कहे या कवितावादी कहे। तो प्रयोगवादी कवि के रूप में अज्ञेय के ऊपर जो एक लेबल लगा दिया गया, ये उनकी इच्छा के अनुसार ही था, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। प्रयोगवाद अपने में एक अन्वेषण था, एक शोध थी और वो इस शोध को, इस अन्वेषण को पूरी तरह से करते हैं और अकेले नहीं करते हैं, साथ साथ कवियों के द्वारा करते हैं। और 7 कवियों की जो बात आती है, लगभग ऐसे कवियों को चुना जाता है हर बार कि जिनके कोई संकलन प्रकाशित न हुए हो, कोई काव्य संग्रह प्रकाशित न हुआ हो। तो प्रयोगवाद के क्षेत्र में, एक हिंदी के कविता के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कार्य अज्ञेय जी ने किया, जो वर्षों वर्षों तक इस बात को देखा जाता रहेगा और उसकी अहमियत को स्वीकार किया जाता रहेगा। अज्ञेय की एक और खासियत और विशेषता ये रही कि अज्ञेय हिंदी के अलावा अन्य भाषाओं के भी विशेषज्ञ रहे, जिससे उन्होंने विदेशों में जो कुछ सीखा, जैसे बॉडलेयर से या टी.एस. इलियट से या अन्य पाश्चात्य कवि समीक्षकों से, तो उन्होंने उसका भी अपनी कविता में कहीं न कहीं सुंदर प्रयोग किया है, उपयोग किया है, जिससे कि हिंदी की कविता समृद्ध हुई है। आज प्रयोगवादी कवि अज्ञेय के बारे में चर्चा हुई। मैं समझता हूँ कि मेरी त्रुटियों को ध्यान में न रखते हुए आप इसमें से अगर कुछ सीख सकें तो समझूंगा कि आज का दिन सुंदर रहा, अच्छा रहा। धन्यवाद।